यहाँ फिलहाल बात करेंगे हम गवर्नर जनरल के बारे में। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो गवर्नर के ऊपर था, अगर नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर वायसराय वाले जो चैप्टर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो है मॉडर्न हिस्ट्री से बढ़िया नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की। वारेन हेस्टिंग जो होते हैं आपके, वो बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं। ठीक, सबसे पहले गवर्नर जो होते हैं बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। ठीक, जब 1757 का युद्ध होता है, युद्ध जीत जाते हैं, तो 1757 से 60 तक वो रहते हैं गवर्नर। और वारेन हेस्टिंग आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर होते हैं 1772। 1773 जब लगता है तो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेट करना किसी चीज़ को चलाना। ठीक, तो उसे रेगुलेट कहते हैं। तो रेगुलेट करने को ही रेगुलेटिंग कहा जाता है। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो उसके तहत इन्हें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिया जाता है। अब वारेन हेस्टिंग जो होते हैं वो 1773 से लेकर के 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। ठीक, 1773 से 85 तक। तो मामला ये होता है कि जो लोग होते हैं, लोग समझते हो जनता जनार्दन जो होती है, उनके साथ जो है कर वसूलने का जो काम होता है वो नवाब लोग करते हैं, और उसमें अन्याय की व्यवस्था चालू रहती है। ठीक, कर वसूलने में अन्याय होता है, किसी को कोई सज़ा देनी है तो उसके ऊपर अन्याय होता है। वो सुना नहीं आपने, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें लास्ट में बकरी मर जाती है, तो बकरी के गुनहगार के रूप में जिसके गले में फांसी का फंदा फिर बैठता है, उसी को फांसी पर लटका दिया जाता है। तो अन्याय व्यवस्था चल रही थी। तो जनता को खुश करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने किया क्या, अंग्रेज़ों ने अपनी बुद्धि चलाई और कहा कि ऐसा है कि अब हम सबका दिल जीतेंगे, क्योंकि नवाब लोग सही न्याय वाय नहीं कर पाते हैं, और कर व्यवस्था भी इनकी कुछ सही नहीं, किसी ज़्यादा ले लेते, किसी कम ले लेते हैं। तो सारी चीज़ें देख करके उन्होंने न्याय व्यवस्था चलाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई वो 1774 में हुई है। ये दो चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई? 1773 के। कब हुई? 1774 में। जो पहले जज बनाए गए वो एलिजा इम्पे, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। इनके अंडर में 3 न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और आपके फाइट। ये 3 जो है इनके न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। वारेन हेस्टिंग जो था, इसीलिए क्योंकि इसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई कलकत्ता में। कहाँ पे करवाई? कलकत्ता में। तो वारेन हेस्टिंग जो है न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाने लगा। भू राजस्व बंदोबस्त इसने चालू किया। भू राजस्व बंदोबस्त है क्या? देखिए, जो टैक्स प्रणाली होती है अपने यहाँ, जीएसटी है, वेट चलता था पहले, तो टैक्स वसूलने का सिस्टम है, बस इतना समझिए। 1772 में इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की, जो कि 1772 से 1777 तक पंचवर्षीय योजना के तहत इन्होंने चलाया। उसके बाद में 1777 में 1 वर्ष के लिए चलाया, उसके बाद ये मामला ठप हो गया, मतलब ये व्यवस्था इनकी चल नहीं सकी। समझिए बात को, भू राजस्व व्यवस्था जो थी इनकी, ये चल नहीं सकी। तो उसके बाद में जब इनकी भू राजस्व व्यवस्था चली नहीं, तो ये करें क्या, कुछ तो काम करना है इन्हें। तो वारेन हेस्टिंग जो होते हैं शुजाउद्दौला के साथ बनारस की संधि कर लेते हैं 1773 में। मतलब ये कहानी कि 1773 में शुजाउद्दौला के साथ मिल करके वारेन हेस्टिंग बनारस की संधि करते हैं। लड़ाई झगड़ा होता है अपना, तो संधि तभी तो होगी जब लड़ाई होती है। तो लड़ाई हुई शुजाउद्दौला के साथ, तो बनारस की संधि 1773 में हुई। शुजाउद्दौला फिर रुहेलखंड पर अधिकार कर लेते हैं। भाई, इधर से इन्होंने बनारस की संधि की शुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग के साथ, फिर सोचते हैं चलो कुछ काम किया जाए, तो रुहेलखंड पर ये अधिकार करने चले गए। तो फिर वारेन हेस्टिंग पहुँचते हैं कि यहाँ भी हमें कुछ चाहिए। तो फिर होती फैजाबाद की संधि। किसके मत? शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग। देखिए, बनारस की संधि हुई 1773 में, ये चीज़ याद रखना आप, और शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुई है। और फिर रुहेलखंड पर जब अधिकार किया शुजाउद्दौला ने, तो फैजाबाद की जो संधि हुई वो आपकी होती है 1774 में। तो ये भी याद रखना।
तो अवध की यही फैजाबाद की संधि के तहत ही होता यह है कि अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा जो है की गारंटी जो लेते हैं वो अंग्रेज लोग लेते हैं। ये अवध की जो बेगम है उनके संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी हम रखेंगे, ऐसा अंग्रेज लोगों ने कहा कि फैजाबाद की संधि के अनुसार 1774 में होती है। इन्हीं के समय में जो आपकी वारेन हेस्टिंग का टाइम पीरियड है 1773 से 1785, 1772 से 1785 सॉरी, लेकिन हाँ जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो 1773 है। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है इन्हीं के समय विलियम जोन्स के द्वारा। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, 1784 में की थी। किसके टाइम पीरियड में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो आपका वारेन हेस्टिंग थे। देखिए, और इन्हीं के समय में होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 के मध्य होता है। मैंगलोर की संधि जो होती है, मैंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त होता है। इसी युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। किसमें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। पहले वाला जो मैसूर युद्ध हुआ है, आंग्ल मैसूर मतलब अंग्रेज और मैसूर का युद्ध, तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है वो आपका वेरेलेस्ट के समय हुआ था। 1767 से 69 के बीच ये युद्ध चला था। ठीक, मद्रास की संधि से ये समाप्त हुआ था और इसमें हैदर अली जीत गए थे। अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे इनने, अंग्रेज़ों के छक्के इन्होंने छुड़ा दिए थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि समाप्त होता है। ठीक, और वेरेलेस्ट उस समय गवर्नर होते हैं बंगाल के, और 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। हैदर अली की इसमें मृत्यु हो जाती है। देखिए, गवर्नर जनरल वाला चैप्टर जो है यहाँ क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं, इसी में सबका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है और सब क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते हैं, तो इसीलिए डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, फालतू की चीज़ें नहीं हैं यहाँ पे। ठीक, रफ कॉपी, फेयर कॉपी, पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो नहीं आता उसे लिखिए, नोट डाउन समझने की कोशिश करिए, कहानी टाइप में अपने दिमाग में बनाइए। कहानी के जरिए यहाँ समझाया जाता है सब चीज़ों को, समझिए बात को। तो होता क्या है कि ये काम हो गया भाई। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इनके समय में होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध वेरेलेस्ट के समय हुआ। होता क्या है कि मुर्शिदाबाद के एक दीवान होते हैं नंद कुमार। तो नंद कुमार जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें आरोप लगाना है किसके ऊपर, वारेन हेस्टिंग के ऊपर, जो कि उस समय है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो जो मुर्शिदाबाद के दीवान हैं नंद कुमार, वो वारेन हेस्टिंग के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ऐसा है कि इन्होंने मीर जाफ़र की जो विधवा पत्नी हैं, जिनका नाम है मुन्नी बेगम, विधवा बेगम मतलब मुन्नी बेगम, तो क्योंकि नंद कुमार भी जो है गद्दी पर बैठना चाहते हैं, तो इन्होंने आरोप लगाया कि जो वारेन हेस्टिंग, इन्होंने मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए घूस ले लिए हैं। और किस लिए लिए हैं, क्योंकि जो मुन्नी बेगम के सुपुत्र हैं उनका नाम है नवाब मुबारक दौला, और उनको वो गद्दी पर बैठा दिए। कैसे बैठाएं, क्योंकि मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए इन्होंने ले लिए, और उसी के लिए इन्होंने, जो कि अल्पवयस्क हैं मतलब 18 साल से नीचे हैं, ठीक, मतलब उनकी उम्र अभी जो है राजा राजकुमार बनने की नहीं है, गद्दी पर बैठने की नहीं है, और उन्हें जो है इन्होंने घूस लेकर के बैठा दिया है। नंद कुमार जी कहते हैं, तो वारेन हेस्टिंग कहते हैं रुको बेटा, सरकार हमारी, सत्ता हमारी, हम तुम्हें ठीक से देखेंगे। जाते हैं एलिजा एम्पे से मुलाकात करते हैं एक औपचारिक, और कहते हैं कि ऐसा है इस बंदे को फांसी चढ़वा दो, सब सिस्टम देख लेंगे, जो कुछ लेना देना है हो जाएगा काम। तो वारेन हेस्टिंग जो है एलिजा एम्पे को अपना जो है सब साठ गांठ करके नंद कुमार को फांसी पे चढ़वा देते हैं। तो इसीलिए न्यायिक हत्या का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग को ही कहा जाता है। समझिए बात को, न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है, न्यायिक हत्या का जन्मदाता भी वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, बहुत बार आ चुका है, बहुत एग्जाम में फंस जाते हैं लोग। बर्क ने क्या किया फिर, जब इन्होंने ऐसा कांड किया तो बर्क जो है वो इनके ऊपर महाभियोग चलाते हैं। कहाँ, लंदन में इनके ऊपर महाभियोग चलता है। 1788 से 95 के बीच में इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है ब्रिटेन में, लेकिन कुछ नहीं होता, संसद इन्हें जो है दोष मुक्त कर देती है, कहता कुछ नहीं, तुम एकदम फ्री हो। और ऐसे पहले ये गवर्नर जनरल हैं, एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनके ऊपर महाभियोग लगाया गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा
गवर्नर जनरल कौन है जिसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, तो वो आपके हैं वारेन हेस्टिंग। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, एक कहानी टाइप में पढ़ेंगे ना सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ और थोड़ी चीज़ें बताएंगे, ज़्यादा नहीं, हो गया सब समझिए। न्यायिक सेवक जन्मदाता है और न्यायिक हत्या के भी जन्मदाता हैं। वारेन हेस्टिंग जो है इनको जो कहा गया है चूहा और नेवला कहा गया। अब देखिए मोदी जी को भी लोग गाली देते हैं, योगी जी को भी गाली देते हैं, अखिलेश यादव आते हैं उन्हें भी जनता में कुछ लोग गाली देते हैं, सबको गालियाँ मिलती हैं जो सरकार सत्ता में होता है ना। तो अब ये भी थे गवर्नर जनरल थे, तो कई लोग इन्हें चूहा नेवला कहते थे, कई लोग कहते हैं झूठा बैलों का ठेकेदार, मतलब वादा कर लिया इन्होंने, वादा पूरा नहीं किया। 75,000 देंगे, 75 लाख देंगे, आलू सोना बनाएंगे, कुछ वादा पूरा नहीं किया, तो इनको क्या कहते हैं, झूठा बैलों का ठेकेदार है ये। अन्याय का मुखिया है, मतलब भाई नंद कुमार को फांसी चढ़वा दी एलिजाम के साथ मिलके, कोई अच्छा काम किया तो अन्याय का मुखिया भी इन्हें कहा जाता है। भैया रफ कॉपी पेन कॉपी लेकर बैठी, लिखिए, ये सब चीज़ ज़रूरी है भैया, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर आते हैं आपके, देखिए 1785 तक इनका टाइम पीरियड ख़त्म। अब बैठेंगे गद्दी पे कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गद्दी मतलब गवर्नर जनरल की पोस्ट पे, बंगाल के गवर्नर जनरल जो दूसरे वाले हैं ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन बना दें, यहाँ दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, आपको जब सीरियल क्रम पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीसीएस आपको देना 2024 में, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सही से पढ़ना पड़ेगा। तो 1786 से 93 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गद्दी पे बैठते हैं। जो तृतीय मैसूर युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1792 में, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही होता है। क्यों, क्योंकि 1786 से 93 इनका टाइम पीरियड है, तो 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जाहिर सी बात इन्हीं के समय हुआ होगा। अब तीनों जो है बता देता हूँ मैं एक बार फिर से। देखिए प्रथम वाला आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है 1767 से 69 में हुआ है, वेरे लिस्ट के समय हुआ है, और हैदर अली इसमें जीत गए थे, ठीक, और मद्रास की संधि से समाप्त हुआ है। दूसरा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो आपका 1780 से 84 के बीच में हुआ, मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ है। और तीसरा ये आपका हुआ है किसके, और दूसरा वाला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच, इसके शासन में हुआ है, वारेन हेस्टिंग के शासन में, क्योंकि उसका 85 तक शासन चलता है, ठीक। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय होता है। स्थायी बंदोबस्त कौन चालू करता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस चालू करते हैं। इसके पहले भू राजस्व व्यवस्था जो चालू की थी वो आपके वारेन हेस्टिंग ने चालू की थी, पंचवर्षीय 1772 से 77 तक, उसके बाद एक वर्षीय एक बार, चली नहीं वो व्यवस्था, समझिए बात को। स्थायी बंदोबस्त इन्होंने 1793 में चालू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बंगाल बिहार में इन्होंने सबसे पहले इसे लागू कर दिया। और संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है इन्हीं के समय होती है 1792 बनारस में, ठीक। और जोनाथन डंकन जो है इसकी स्थापना करते हैं संस्कृत विद्यालय की। प्रांतीय न्यायालय की स्थापना भी होती है इनके समय, कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद, भाई बंगाल वाले साइड, पूरा बंगाल बिहार साइड में जो है प्रांतीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। प्रांत समझते हैं ना, जैसे आपका प्रांत है यूपी, उसी तरीके से पहले कलकत्ता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद सब प्रांत हैं। दास व्यापार पर इन्होंने रोक लगा दिया 1789 में, 1789 में दास व्यापार पर पूर्णतया रोक लगा दिया। सिविल सेवा का जन्मदाता इन्हीं कहा जाता है। सिविल सेवा मतलब समझते हैं ना, आईएएस की जो है परीक्षा इन्होंने इनके समय में आयोजित की जाने लगी। और मामला ये था कि देखिए सिविल सेवा का जन्मदाता तो इन्हें कहा जाता है। अगर पूछा जाता है सिविल सेवा की परीक्षा को प्रतियोगी किसने बनाया है, तो आपके लॉर्ड डलहौजी ने बनाया 1853 में, मतलब प्रतियोगी परीक्षा उसमें चालू हुई 1853 से। पुलिस सेवा का जन्मदाता भी नहीं कहा जाता है, ठीक, क्योंकि पुलिस सेवा भी इन्होंने शुरू की थी पूरी तरीके से, तो पुलिस सेवा सिविल सेवा का जन्मदाता इन्हें ही कहा जाता है। और सिविल सेवा की परीक्षा जो चालू करवाई, ठीक, प्रतियोगी परीक्षा, वो आपके लॉर्ड डलहौजी ने शुरू करवाई, और ये पहले लंदन में होती थी। अगर भारत में सिविल सेवा की परीक्षा कब से चालू हुई, तो 1923 से स्टार्ट हुई भारत में। और सबसे पहले अगर भारतीय कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा क्रैक की थी भैया, आईसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया था, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1863 में सबसे पहले जो है सिविल सेवा की परीक्षा को क्रैक किया था। आपके सुभाष चंद्र बोस ने भी जो है सिविल सेवा परीक्षा क्रैक किया था, और लेकिन बाद में छोड़ दी थी नौकरी उन्होंने, ठीक।
समाधि इनकी जो है मंडी बनी हुई गाजीपुर में। जो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में है। नहीं, सारे अंग्रेज जो है वो अपने लंदन में ही दफनाए गए हैं। अंग्रेज सारे नहीं दफनाए गए हैं, मतलब अंग्रेज तो यहाँ बहुत मरे कट्टे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। गवर्नर जनरल टाइप के जो लोग थे उनकी समाधि बाहर ही है, लेकिन एकमात्र ऐसे हैं कि जिनकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। अधिकतम जो है 23 वर्ष। देखिए जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें अगर बात करें हम सिविल सेवा परीक्षा में, तो अधिकतम 23 साल एज ली जाती है, ठीक। लेकिन लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने 19 साल कर दी थी, ठीक, कि 19 साल मैक्सिमम है, इससे ऊपर वाली परीक्षा नहीं देंगे। और इनके समय में जब चालू हुआ तो कॉर्नवालिस संहिता जो है इन्होंने अपनी लिखी थी। इसमें पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है कि टैक्स, न्याय और सरकार सब अलग अलग हैं, ठीक। तो पृथक्करण का सिद्धांत है कॉर्नवालिस संहिता में और कुछ नहीं है। समझिए बात को, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉर्नवालिस संहिता जो है इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें टैक्स के नियम, न्याय के नियम, टैक्स और जो आपकी कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था किस तरह से लग रहेगी, ये सारी बात इसमें की गई है। फिर देखिए 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं। फिर आपके आ जाते हैं सर जॉन सॉर, बहुत शोर मचाते हैं ये। 1793 से 98 5 साल तक गद्दी बैठते हैं, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं। और इन्हीं के समय में चार्टर एक्ट आता है 1793। पहला चार्टर एक्ट जो था वो 1793 में ही आता है। इसके बाद हर 20 साल में चार्टर एक्ट आएगा, ठीक। और नए नए कानून जो है भारत के ऊपर थोपे जाएंगे, उसको जो है अपने हाथ में लेने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए कि कोई विद्रोह ना हो, इसीलिए 1793 का जो चार्टर एक्ट पारित होता है सर जॉन सॉर के समय। और इसी में हस्तक्षेप की नीति जो है चालू की जाती है। हस्तक्षेप की नीति समझते हैं ना, कि हम तुम्हारे राज्य पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये नीति थी। और जो है मैसूर के प्रति सबसे पहले हस्तक्षेप की नीति लागू की गई थी, या आपके राज्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यहीं से मामला होता है कि जमींदार जो है भूमि का वास्तविक स्थायी सेवक हो जाता है। इन्हीं के समय, सर जॉन सॉर के समय ही जमींदार भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाने लगता है। मतलब ये समझिए कितना गलत काम करते हैं। सर जॉन सॉर आते हैं, कहते हैं, सर जॉन सॉर आते हैं और कहते हैं ऐसा है, जो जमींदार है ना वही मालिक। भाई देखिए खेती किसानी कौन कर रहा है, किसान कर रहा है, ठीक, मेहनत वो कर रहा है, लेकिन जमींदार को ही असली स्वामी बना दिया सर जॉन सॉर ने। संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में इन्हीं के समय होती है, ठीक। संस्कृत विद्यालय की स्थापना आपकी जोनाथन डंकन ने की थी, ठीक। लेकिन यहाँ संस्कृत महाविद्यालय की बात हो रही बनारस में। लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं फिर 1798 से 1805 तक गद्दी पर बैठते हैं। ये बंगाल के गवर्नर, चौथे गवर्नर जनरल हैं। फ्रांसीसियों का जो भय था और अंग्रेजी श्रेष्ठता को बचाने के लिए, ये अंग्रेज श्रेष्ठ रहे हमेशा, कुछ गड़बड़ ना हो, फ्रांसीसियों का जो भय है वो ख़त्म हो जाए, वो अपना जो है अलग जाएं, भाड़ में जाएं, लेकिन हम जो है पूरा कंट्रोल करें, इसीलिए लेकर आते हैं सहायक संधि। सहायक संधि, समझी बात को, सहायक संधि सबके ऊपर थोपते हैं, सभी राजाओं, महाराजाओं, नवाबों के ऊपर। कहते हैं कि जो मतलब राजा हैं वो विदेश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जो राजा होंगे उनके आंतरिक मामलों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आते हैं आपके, और इसमें जो है जो विदेशी मामले होते हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आंतरिक मामलों पर, मतलब विदेशी मामलों में कोई राजा हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब इनकी टेक्निक समझिए क्या थी। सहायक संधि की टेक्निक ये थी कि जैसे आप युद्ध करना चाहते हैं, राजा हैं, ठीक, बगल वाले राजा हैं, ठीक, और इनकी दोस्ती इन राजा से है, राजा ए हैं, राजा बी हैं। तो राजा ए से इनकी दोस्ती है, राजा बी से इनकी दोस्ती नहीं है। तो क्योंकि विदेशी मामलों में जो है ये ए वाले हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं, तो ये क्या करते थे, ए वाले कहते थे ऐसा कि सेना चाहिए, हमें इस राजा को हराना है। ये मान ही नहीं रहा है, भले ए की बी से दोस्ती हो, कोई मतलब नहीं। इन्होंने अब जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, सेना देते थे, ये इसको जीत लेते थे। फिर बगल वाले राजा थे, उनको भी जो है हैंडल करने के लिए कि ऐसा है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, कुछ बोल ही नहीं सकते हो, आंतरिक मामलों में हम नहीं बोलेंगे, विदेशी मामलों पर आप नहीं बोलोगे। ये टेक्निक थी भैया, ये डोपले वाली टेक्निक
सारी टेक्निक डुप्ले वाली थी। डुप्ले फ्रांसीसी सेना नायक था, उसी की टेक्निक अपना अपना कर ये बहुत आगे चले जाते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेजली के समय ही होता है। इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, वाडियार वंश का शासन हो जाता है, अड्यार वंश का, ठीक, और अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं इनकी। सहायक संधि जो होता है सबसे पहले कौन जो है वो स्वीकार करता है? हैदराबाद सबसे पहले 1798 में स्वीकार कर लेता है, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध भी 1801 में कहता है ठीक भैया हम भी स्वीकार कर रहे हैं तुम्हारी सहायक संधि। पेशवा भी 1802 में स्वीकार कर लेते हैं, भोसले भी कर लेते हैं, एमपी वाला क्षेत्र है 1803 में भोसले भी स्वीकार कर लेते हैं। सिंधिया भी 1804 में जो है स्वीकार कर लेते हैं। बस यही सारी चीज़ें, सारे लोग जो है सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से, और आईसीएस प्रशिक्षण के लिए जो एक कॉलेज की स्थापना की गई है उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इन्हीं के समय हुई है, ठीक। कॉलेज की स्थापना 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बारे में तो बात की जाती है, लेकिन किस लिए की गई? तो आईसीएस प्रशिक्षण के लिए। ये आपका जो है कलकत्ता में, बंगाल का शेर इसे कहा जाता है, ठीक। सर जॉन बॉर्लो 1805 से 7 तक। वेल्लारी का सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय होता है। सर जॉन बॉर्लो के समय जो है 1806 में वेल्लोर का विद्रोह होता है, वेल्लोर का, ठीक, याद रखना। फिर आते हैं लॉर्ड मिंटो, ठीक, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी आएंगे। मार्ले मिंटो सुधार होता है नहीं 1809 में, 1909 में, तो वो भी आएंगे। ये प्रथम वाले हैं, समझिए बात को। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है 1807 से 13 तक गद्दी पर बैठते हैं। 1809 में अमृतसर की संधि होती है, किसके बीच? रणजीत सिंह के बीच, और चार्ल्स मेटकाफ इस पर हस्ताक्षर करते हैं। लॉर्ड मिंटो इस समय क्या रहते हैं? गवर्नर जनरल रहते हैं बंगाल के। 1813 का चार्टर एक्ट जो होता है, तो 1807 से 13 तक ये गद्दी पर बैठे हैं, तो इन्हीं के समय आएगा। तो 1813 का चार्टर एक्ट इन्हीं के समय आता है। देखिए 1793 में आया था सर जॉन सॉर के समय, अभी जो है ये 1813 में आया है, ठीक। तो कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त हो जाता है, मतलब चाय, चीन और अफीम पे एकाधिकार रहता है और सारी चीज़ों से हट जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1813 से 23 के बीच, ठीक, ये रहते हैं 10 साल शासन करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। वो वारेन हेस्टिंग थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग, इतना याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। वो कब थे? वो आपके 1772 से 1785 तक थे, ये 1813 से 23 तक हैं। रैयतवाड़ी प्रथा इन्हीं के समय जो है शुरू की गई। 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की जाती है 1820 में, और इसमें भूमि का मालिक जो है किसानों को बना दिया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। बम्बई, मद्रास, असम में चालू किया जाता है, ठीक। और स्थायी बंदोबस्त आपकी चली रही है बंगाल बिहार की तरफ, तो उसकी बात ही नहीं। और भूमि का मालिक किसानों को बना देते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 के बीच। आंग्ल नेपाल मतलब अंग्रेज और नेपाल का युद्ध 1814-16 के बीच में होता है। इसी में फिर होती है सुगोली की संधि, ठीक। 1816 में सुगोली की संधि होती है, जिसके तहत गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत जो कि आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र हैं वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाते हैं, नैनीताल, ये सारी चीज़ें हैं। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है, चौथा आंग्ल मराठा युद्ध जिसे कहते हैं 1817 से 18 के बीच होता है, और मराठा संघ का अंत हो जाता है इसी में, ठीक। पिंडारियों का अंत 1824 में इन्हीं के समय होता है, ठीक। 1824 में पिंडारियों का अंत हो जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के समय, और 1813 से 1823 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। फिर आते हैं लॉर्ड एडम्स 1823 में। ये स्थानापन्न गवर्नर जनरल होते हैं, मतलब ये क्या होता है कि उनकी जगह चेंज करके तुरंत लाए जाते हैं। प्रेस पर प्रतिबंध ही लगा देते हैं। कौन? लॉर्ड एडम्स जो हैं वो प्रेस पर आते ही प्रतिबंध लगा देते हैं। बहुत जो है सिस्टम इनका गड़बड़ रहता है, कहता है कि हम जो है लगाएंगे प्रतिबंध, क्या ही करोगे। फिर जो है लॉर्ड एमहर्स्ट आ जाते हैं, 1823 से 28 तक गद्दी पर बैठते हैं। आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच इन्हीं के समय होता है। यानडबू की संधि जो होती है 1826 में होती है, किसमें? आंग्ल वर्मा युद्ध के फलस्वरूप, क्योंकि 1824-26 2 साल चलता है, और फिर जब ख़त्म होता है अंग्रेज और वर्मा का युद्ध, आंग्ल वर्मा मतलब अंग्रेज और वर्मा का युद्ध होता है म्यांमार का,
तो जब ख़त्म होता है तो संधि होती है, उसे कहते हैं यांडबू की संधि 1826 में। फिर सैनिक विद्रोह होता है 1824 का, बैरकपुर वाला। तो प्रथम सैनिक विद्रोह जो होता है 1824 बैरकपुर, ये याद रखिए। तो ये हो गए आपके बंगाल के गवर्नर जनरल। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम किसके बारे में, जो है भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, फिर वायसराय के बारे में। तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो 1823 से 28 तक चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।